गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे जॉन कीट्स की बायोग्राफी, वर्क्स एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स की बायोग्राफी। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स के वर्क्स। और फिर थर्ड सेशन में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में। उनकी डेथ हो गई थी 23 फरवरी 1821 में। जॉन कीट्स बिलोंग करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में से बिलोंग करते हैं। अब सेकेंड जनरेशन पोएट में आते हैं लॉर्ड बायरन, पीबी शेली एंड जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स सेकेंड जनरेशन के पोएट है, जिसमें आते हैं लॉर्ड बायरन, पीबी शेली एंड जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था मूरगेट, लंदन में 31 अक्टूबर 1795 में। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था। जॉन कीट्स के माता पिता का नाम था थॉमस कीट एंड फ्रांसिस कीट्स। जॉन कीट्स की मृत्यु हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से एट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी। मैनी राइटर्स ऑफ प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड एंड द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका of 1888 describe his Ode to a Nightingale as one of the final masterpiece. प्री रेफलाइट के बहुत सारे राइटर्स एंड इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ऑफ 1888 ने डिस्क्राइब किया है जॉन कीट्स की पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल को एज अ वन ऑफ द फाइनल मास्टरपीस के रूप में डिस्क्राइब किया है। तो ओड टू अ नाइटिंगेल पोएम को वन ऑफ द फाइनल मास्टरपीस कहा है प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के कई सारे राइटर्स ने और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ऑफ 1888 ने। जॉन कीट्स अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके अदर सिबलिंग्स का नाम है जॉर्ज, थॉमस एंड फ्रांसिस मैरी। हिज फादर वॉज फर्स्ट वर्क एज एन हॉस्टलर एट द स्टेबल्स अटैच टू द सॉन हूप इन ओन बाय हिज फादर इन लॉ जॉन जेनिंग्स। इनके फादर थॉमस कीट्स काम कर रहे थे एक हॉस्टलर के रूप में स्टेबल में, घोड़े की देखभाल किया करते थे। और जो स्टेबल था, अस्तबल था, वो चला रहे थे इनके फादर इन लॉ जॉन जेनिंग्स। कीट्स वॉज बैप्टाइज्ड एट सेंट बेटोल्फ विदाउट बाइशॉप्स गेट एंड सेंट टू अ लोकल डेम स्कूल एज अ चाइल्ड। कीट्स का नामकरण हुआ है सेंट बेडोल्फ विदाउट बाइशॉप्स गेट पर। बाद में इनको एक लोकल स्कूल में भेज दिया गया है। 1803 की गर्मियों में जॉन कीट्स को भेज दिया गया जॉन क्लार्क स्कूल इनफील्ड में। जॉन क्लार्क स्कूल इनफील्ड में भेज दिया गया है, जो कि स्कूल था इनके ग्रैंड पेरेंट्स हाउस के पास में। हेडमास्टर्स सन चार्ल्स काउडन क्लार्क also became an important mentor and friend, introducing kids to Renaissance literature, including Tasso, Spencer, Chapman's translation. हेडमास्टर के जो सन थे चार्ल्स काउडन क्लार्क, जो कि बाद में इनके मेंटोर और फ्रेंड भी रहे हैं, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया है किड्स को रिनेसा लिटरेचर के बारे में, जिसमें तासो, स्पेंसर, चैमन्स का ट्रांसलेशन भी शामिल था। फादर ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी। जॉन कीट्स को फादर ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी कहा जाता है। ही कॉइन द टर्म 1817 में इस टर्म को कॉइन किया है। इन्होंने एक लेटर लिखा था अपने भाई को 1817 में। उसी लेटर में निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म को कॉइन किया है। और ये इस टर्म को कॉइन किया है, डिस्क्राइब किया है इस टर्म को क्वालिटी ऑफ द राइटर विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के लिए स्पेशली निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म को कॉइन किया है। जॉन कीट्स की मुलाकात फैनी ब्राउनी से हुई है 1818 में। एंड ईसाबेला जोन्स के साथ मुलाकात हुई है 1817 में। तो फैनी ब्राउनी के साथ इनकी मुलाकात हुई है 1818 और ईसाबेला जोन्स के साथ मुलाकात हुई है 1817 में। जॉन कीट्स के फ्रेंड थे एडवर्ड होम्स। इन्होंने डिस्क्राइब किया जॉन कीट्स को एक वोलाटाइल कैरेक्टर के रूप में। कहा है ऑलवेज इन एक्सट्रीम्स, गिवन टू इंडोलेंस एंड फाइटिंग। 1804 में जब इनकी उम्र 8 साल की थी, तब इनके फादर की डेथ हो गई थी स्कल फ्रैक्चर आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स।
घोड़े से गिरने के बाद इनके सिर में चोट लग गई थी, जिसके कारण सिर में फ्रैक्चर हो गया था। उस फ्रैक्चर के कारण ही 1804 में जॉन कीट्स के फादर की डेथ हो गई थी, जब इनकी उम्र 8 साल थी। थॉमस कीट्स डाइड इंस्टी स्टेट। और थॉमस कीट्स, इंस्टी स्टेट का मतलब होता है बिना विरासत किए ही मर जाना। जब कोई पर्सन बिना विरासत किए ही मर जाता है उसको कहते हैं इंस्टी स्टेट। तो थॉमस कीट्स बिना विरासत किए ही मर गए थे। फ्रांसिस, जो कि इनकी माँ है, इन्होंने दोबारा शादी कर ली थी 2 महीने बाद ही, और जल्दी ही अपने पति को छोड़ भी दिया था और अपने 4 बच्चों को भेज दिया था अपने ग्रैंड मदर के पास, एलिस जेनिक के पास, जो कि रहती थी विलेज ऑफ एडमॉन्टन में। 1810 में जब जॉन किट्स 14 साल के थे तब इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। उसके बाद में इनके जो बच्चे थे, इनकी माँ के जो बच्चे थे, वो ग्रैंड मदर के पास रहने चले गए थे। उन्होंने अपॉइंट किए थे दो गार्जियनर दो गार्जियंस अपॉइंट किए थे उनकी देखभाल करने के लिए, जिनका नाम था रिचर्ड अबे एंड जॉन सैंडल। कीट्स ने छोड़ दिया क्लार्क स्कूल और अप्रेंटिस की थॉमस हैमोंड के साथ रहकर। थॉमस हैमोंड एक सर्जन थे। अपोथेकेरी, अपोथेकेरी का मतलब होता है जो दवा को बनाता है और बेचता है, उसको कहते हैं अपोथेकेरी। तो थॉमस हैमोंड एक सर्जन अपोथेकेरी थे, हु वॉज अ नेबर एंड अ डॉक्टर ऑफ द जेनिंग्स फैमिली, जो कि पड़ोसी भी थे और डॉक्टर भी थे जेनिंग्स फैमिली के। इनके साथ रहकर इन्होंने अप्रेंटिस की। काउडन क्लार्क, हु रिमेन क्लोज टू कीट्स। काउडन क्लार्क ये कीट्स के बहुत करीबी थे और इन्होंने इस पीरियड को कहा है द मोस्ट प्लेसिड टाइम इन कीट्स लाइफ। 1815 में इन्होंने अप्रेंटिस को कंप्लीट कर लिया। अप्रेंटिस कंप्लीट करने में 5 इयर्स लगे। कीट्स रजिस्टर्ड एज अ मेडिकल स्टूडेंट, और कीट्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया मेडिकल स्टूडेंट के रूप में गाय हॉस्पिटल में। कीट्स हैड अ जेन्युइन डिजायर टू बिकम अ डॉक्टर। कीट्स की इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने। उन्होंने एक लॉज भी ले लिया था हॉस्पिटल के पास ही, एट 28 सेंट्स थॉमस स्ट्रीट इन साउथ वार्क में एक लॉज ले लिया था जो हॉस्पिटल के पास ही था। वहाँ पे अदर मेडिकल स्टूडेंट भी रहते थे, जिसमें शामिल थे हेनरी स्टेफेंस भी। हेनरी स्टेफेंस वो है जो जाने जाते हैं अपने इन्वेंटर के लिए, इंक मैग्नेट के इन्वेंटर के लिए फेमस थे। ही हैड रिटन हिज फर्स्ट एक्सटेंड पोएम। इन्होंने अपनी पहली पोएम लिखी एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर नाम से 1814 में, जब इनकी उम्र 19 साल थी। His brother George wrote that John feared that he should never be a poet if he was not, he would destroy himself. उनके भाई जॉर्ज ने एक लिखा है कि जॉन कीट्स को डर था यदि वो पोएट नहीं बन पाएंगे तो वह अपने आप को नष्ट कर लेंगे। इन 1816 कीट्स रिसीव हिज अपोथेकेरी लाइसेंस। 1816 में इनको लाइसेंस मिल गया, जो एलिजिबल बन गया प्रैक्टिस करने के लिए फिजिशियन एंड सर्जन की। बट बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, ही इन्फॉर्म हिज गार्जियन, इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया अपने माता पिता को कि वह पोएट बनना चाहते हैं ना कि सर्जन। इन मई 1816 में लीव हंट एग्री टू पब्लिश द सोनेट ओ सॉलिट्यूड। 1816 में लीव हंट ने इनकी सोनेट पब्लिश करवाई ओ सॉलिट्यूड नाम से अपने मैगजीन द एग्जामिनर में। 1816 क्लार्क इंट्रोड्यूस कीट्स टू द इन्फ्लुएंशियल लीव हंट। 1816 में क्लार्क ने कीट्स को इंट्रोड्यूस कराया ली हंट से, जो कि बायरन और शैले के मित्र थे। 5 months later came the publication of the poems। 5 महीने बाद इनका एक पब्लिकेशन आया, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कीट्स वर्स, जिसमें इंक्लूड थी आई स्टूड, टिपटो एंड स्लीप एंड पोएट्री। दोनों पर हंट का प्रभाव था। क्लार्क क्लार्क ने कमेंट किया है इस बुक पर और कहा है कि माइट हैव रिमर्ज इन टिम्बक्टो। कीट्स पब्लिशर, जो कीट्स के पब्लिशर थे
चार्ल्स एंड जेम्स ओलियर फेल्ट असेम्ड ऑफ इट। ये वॉल्यूम आया था, इस वॉल्यूम के लिए इनके जो पब्लिशर थे चार्ल्स और जेम्स ओलियर, इनको बहुत गिल्टी फील हो रही थी। उसके बाद कीट्स ने तुरंत ही अपने पब्लिशर को चेंज कर दिया और बाद में इनके नए पब्लिशर हुए टेलर एंड हेसे, और टेलर एंड हेसे ने ही इंडिमियन को पब्लिश करवाया था। डिस्पाइट द बैड रिव्यू ऑफ पोएम्स हंट पब्लिश्ड द एसे, मतलब पोएम्स पे बैड रिव्यू आने के बावजूद हंट ने पब्लिश करवाया इनका ऐसे थ्री यंग पोएट्स, जिसमें आते हैं सैले, कीट्स एंड रिनॉल्ड्स, एंड द सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैमेंस होमर, and term a new school of poetry. At this time, Keats wrote his friend Bailey. Keats ने अपने फ्रेंड बैले को लिखा है, I am certain of nothing but the holiness of the hearts, affections and the truth of the imagination. What imagination sees as beauty must be truth. Living in Highgate, 1818 कीट्स रिपोर्टेड दैट, हाईगेट में रह रहे थे 1818 में, जब कीट्स ने कहा है कि वह और कॉलरिज हैड टेकन अ लॉन्ग वॉक ऑन हेमस्ट्रीट हीथ। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि वह कॉलरिज एक लॉन्ग वॉक पर जा रहे हैं हेमस्ट्रीट हीथ पर। इन अ लेटर टू हिज ब्रदर जॉर्ज, अपने भाई को लेटर लिखकर इन्होंने रिपोर्ट किया है। जून 1818, 1818 में कीट्स बिगेन अ वॉकिंग टूर ऑफ स्कॉटलैंड, आयरलैंड, लेक डिस्ट्रिक्ट एंड विद चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन। 1818 में कीट्स ने एक वॉकिंग टूर किया है स्कॉटलैंड का, आयरलैंड का, लेक डिस्ट्रिक्ट का, अपने फ्रेंड चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन के साथ। In July, while on the Isle of Mule, Keats caught a bad cold, was too thin and fever to proceed on the journey. एक द्वीप पर थे, आइलैंड पर थे, तब कीट्स को कोल्ड हो गया था, जिसके कारण उनको बुखार हो गया था, वो पतले दुबले हो गए थे। टॉम कीट्स, टॉम कीट्स इनके भाई का नाम था, इनकी मृत्यु हो गई थी 1818 में। ही कंपोज 5 ऑफ हिज 6 ग्रेट ओड्स, उनकी जो 6 ग्रेट ओड है उसमें से 5 उन्होंने कंपोस्ट की है बेंटवर्थ प्लेस में। जो इनकी जो ओड है वो किस प्लेस पर कंपोस्ट की गई है, तो बेंटवर्थ प्लेस, ये प्लेस याद रखिएगा। इन अप्रैल एंड मई, although it is debated in which order they were written, Ode to Psyche open the published series। और जो 6 ओड है, इन 6 ओड की जो ओपनिंग होती है वो ओड टू साइके से होती है, मतलब इन 6 ओड में पहली ओड है ओड टू साइके और टू ऑटम लास्ट है। अकॉर्डिंग टू ब्राउन, ओड टू अ नाइटिंगेल वॉज कंपोज अंडर अ प्लम ट्री इन द गार्डन। ब्राउन के अनुसार जो ओड टू नाइटिंगेल पोएम है ये कंपोस्ट की गई थी अंडर अ प्लम ट्री इन द गार्डन। गार्डन में इनके प्लम ट्री था, प्लम ट्री पर ही नाइटिंगेल आगे बैठी थी, उसी नाइटिंगेल को देखकर इन्होंने ओड टू नाइटिंगेल पोएम लिखी है। ब्राउन wrote in the spring of 1819, a nightingale had built her nest near my house। 1819 के स्प्रिंग में नाइटिंगेल ने एक घोंसला बनाया था घर के पास में प्लम ट्री पर, उसी को देखकर इन्होंने पोएम ओड टू नाइटिंगेल लिखी है, मतलब रियल इंसिडेंट पर आधारित है ओड टू नाइटिंगेल। रिचार्ड मॉन्कटन मिलनेस, रिचार्ड मॉन्कटन मिलनेस 1848 बायोग्राफी ऑफ कीट्स डिसमिसिंग इट एज प्योर डिल्यूशन। कीट्स न्यू एंड प्रोग्रेसिव पब्लिशर, जो कीट्स के न्यू पब्लिशर थे टेलर एंड हेसे, इन्होंने इंडिमियन को पब्लिश कराया, इंडिमियन जो कि डेडिकेटेड थी थॉमस चैटरटन को। अब दैट ही टर्म अ ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन, ये जो वर्क था ये ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन पर बेस्ड था। कीट्स रोड टू ब्राउन, 1819, माई लव हैज़ मेड मी सेल्फिश। कीट्स ने 1819 में अपने फ्रेंड ब्राउनिंग को लिखा है कि मेरे प्यार ने मुझे स्वार्थी बना दिया है, मेरे प्यार ने मुझे सेल्फिश बना दिया, मेरे प्यार ने मुझे स्वार्थी बना दिया है। ये कीट्स ने ब्राउनिंग को लिखकर कहा है लेटर में। ही सेड टू चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन, और उन्होंने कहा है चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन को, आई नो द कलर ऑफ दैट ब्लड, इट इज़ आर्टीरियल ब्लड,
यहाँ पे आर्टीरियल का मतलब होता है थमनियाँ, थमनी होती है उसको कहते हैं आर्टीरियल। आई कैन नॉट बी डिसीव्ड इन दैट कलर, दैट ड्रॉप ऑफ ब्लड इज माई डेथ वारंट, आई मस्ट डाई। इन्होंने कहा है अपने फ्रेंड चार्ल्स अर्मिटेज ब्राउन को, आई नो द कलर ऑफ दैट ब्लड, मैं जानता हूँ उस खून के कलर को, इट इज़ आर्टीरियल ब्लड, जो कि मेरे धमनी के खून का है। आई कैन नॉट बी डिसीव्ड इन दैट कलर, मैं इसको धोखा नहीं दे सकता, इस खून को, जो उस ब्लड का खून है उस खून को धोखा नहीं दे सकता हूँ। दैट ड्रॉप ऑफ ब्लड इज़ माई डेथ वारंट, और उस ब्लड का जो बूंद है, एक बूंद भी है, वो मेरे डेथ का वारंट है। आई मस्ट डाई, और मैं मर जाऊंगा। ये इन्होंने लिखा है अपने फ्रेंड चार्ल्स अर्मिटेज ब्राउन को। ही एग्री टू मूव टू इटली विद हिज फ्रेंड जोसेफ सेवन। ये इन्होंने एक टूर किया था इटली का अपने फ्रेंड जोसेफ सेवन के साथ। इन्होंने फाइनल वर्जन भी लिखा है, फाइनल रिवीजन किया है ब्राइट स्टार सोनेट का। इनकी जो पोएम है ब्राइट स्टार, इसका फाइनल रिवीजन भी आया था। जॉन गिब्सन लॉकहार्ट, राइटिंग इन ब्लैकवुड्स मैगजीन, डिस्क्राइब इंडिमियन। लॉकहार्ट, इन्होंने ब्लैकवुड मैगजीन में लिखा है और उसमें इंडिमियन को डिस्क्राइब किया है, मतलब क्रिटिसाइज किया है इम्पर्टबेबल ड्राइवेलिंग आइडियोसी के रूप में क्रिटिसाइज किया है इंडिमियन पोएम को, याद रखिएगा। विथ बाइटिंग सार्काज्म लॉकहार्ट एडवाइज्ड, और क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने एडवाइस की दी है कि इट इज़ अ बेटर एंड अ वाइजर थिंग टू बी अ स्टार्व अपोथेकरी देन अ स्टार्व पोएट, सो बैक टू द शॉप मिस्टर जॉन, बैक टू प्लास्टर पिल्स एंड ओंटमेंट बॉक्सेस। लॉकहार्ट ने उनको एडवाइस भी दी है, सलाह दिया है कि इट इज़ अ बेटर एंड अ वाइजर थिंग टू बी अ स्टार अपोथेकरी देन अ स्टार पोएट, सो बैक टू द शॉप मिस्टर जॉन, बैक टू प्लास्टर पिल्स एंड ointment बॉक्सेस। It was Lockhart at Blackwood's who coined the defamatory term the Cockney School for Hunt। मतलब लॉक हार्ट ने ब्लैक वुड्स मैगजीन में एक टर्म कॉइन किया था, द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट। कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट ये टर्म कॉइन किया था लॉक हार्ट ने। और इस जो कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट है, इसमें आते हैं हंट, हैजलिट एंड कीट्स। ये तीन पोएट का नाम याद रखिएगा। कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट कौन कौन से कहलाते हैं? ली हंट, हैजलिट एंड जॉन कीट्स। लॉकहार्ट ने ब्लैकवुड्स मैगजीन में द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट टर्म को कॉइन किया था। 1819 में कीट्स ने लिखा है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ला वेली, डेमसन्स मर्सी, अ हाइपेरियन, लामिया एंड एक प्ले, और एक प्ले भी लिखा था ओथो था ग्रेट नाम से। ओथो द ग्रेट नाम से एक प्ले लिखा था जो कि 1950 तक परफॉर्म नहीं किया गया था। द पोएम्स फैंसी, वर्ड्स ऑफ पैसन एंड ऑफ मर्थ वॉज इंस्पायर्ड बाई द गार्डन ऑफ बेंटवर्थ प्लेस। बेंटवर्थ प्लेस वही प्लेस है जहाँ पे इन्होंने अपने 5 ओड्स लिखे थे, तो इस प्लेस का नाम याद रखिएगा। जॉन कीट्स डाइड इन रोम। जॉन कीट्स की मृत्यु रोम में हो गई थी, याद रखिएगा, रोम में हो गई थी 1821 में। हिज बॉडी वॉज बरीड इन द सिटी प्रोटेस्टेंट सेमेट्री। इनकी बॉडी को दफना दिया गया था प्रोटेस्टेंट सेमेट्री में। और इनके जो टॉम स्टोन पे लिखा था, वो लिखा था ये लाइन, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। इनके टॉम स्टोन पे ये लाइन लिखी गई थी। जब कीट्स 25 साल की उम्र में मर गए थे, ही हैड बीन राइटिंग पोएट्री सीरियसली फॉर ओनली अबाउट 6 ईयर। इतनी कम उम्र में मर गए थे, केवल वो सीरियसली 6 साल ही लिख पाए थे और 4 साल ही अपनी पोएम को पब्लिश करा पाए थे। 1814 से 1820 तक की 6 साल के लिए सीरियसली लिख पाए थे और 4 साल ही पब्लिशिंग कर पाए थे अपनी पोएम को। इतनी कम उम्र में इनकी डेथ हुई थी। फर्स्ट पोएम द सोनेट ओ सॉलिट्यूड अपीयर्ड इन द एग्जामिनर। फर्स्ट पोएम इनकी आई थी ओ सॉलिट्यूड, जिसको ली हंट ने पब्लिश कराया था एग्जामिनर में 1816 में। His collection Lamia Isabella Even Saint Agnes and other poems were published in July 1820 before his visit to Rome। रोम में विजिट करने से पहले 1820 में ये सारी पोएम पब्लिश हुई है, लामिया, इसाबेला, इव एम सेंट एग्नेस।
John Keats is widely recognized for his sensuous and vivid imagery, Hellenistic influence, and his negative capability. जॉन कीट्स को जाना जाता है उनके सेंसुअसनेस के लिए, उनकी विविड इमेजरी के लिए, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस के लिए और निगेटिव कैपेबिलिटी के लिए। तो ये नाम याद रखिएगा, सेंसुअस, हेलेनिस्टिक और निगेटिव कैपेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ये क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कीट्स के हेलेनिस्टिक का। तो कीट्स के हेलेनिस्टिक का क्लासिक एग्जाम्पल कौन सी पोएम है? ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। जॉन कीट्स was described as enchantingly and abundantly sensuous by मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने जॉन कीट्स को कहा है enchantingly and abundantly sensuous। अदर लिटरेरी फिगर जैसे लुइस मैग्नीज, इन्होंने भी रिफर किया है जॉन कीट्स को सेंसुअस मिस्टिक के रूप में। जॉन मिडल्टन मरे, इनकी फेमस बुक थी कीट्स एंड शेक्सपियर अ स्टडी ऑफ कीट्स। कीट्स एंड शेक्सपियर स्टडी ऑफ कीट्स, ये फेमस बुक है जॉन मिडल्टन मरे की। इसमें इन्होंने रिलेशनशिप बताई है जॉन कीट्स एंड शेक्सपियर के बीच में, और ये बुक पब्लिश हुई है 1925 में। एक फ्रेज है कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, ये कीट्स को कहा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, ये जो फ्रेज दिया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया है। मैथ्यू अर्नोल्ड आल्सो emphasized that Keats possessed the element of high character। जॉन कीट्स ने एक पोएट्री की डिफिनीशन दी है, इफ पोएट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। जॉन कीट्स कहते हैं यदि पोएट्री उतनी नेचुरल नहीं आती है जितनी नेचुरल तरीके से पेड़ पे पत्ते आते हैं, तो इससे अच्छा है कि पोएट्री आए ही ना। तो ये जॉन कीट्स ने पोएट्री के संबंध में कहा है। हेयर्स द सीक्वेंस, ये जो उनके 6 ओड है उसका सीक्वेंस है। सबसे पहले ओड टू साइकी, फिर ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू अ ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन मेलंकली, टू ऑटम एंड ओड ऑन इंडोलेंस, रिटन इन स्प्रिंग 1819 बट नॉट पब्लिश अंटिल 1848। आज के लिए बस इतना ही। आज जॉन कीट्स की बायोग्राफी देखिए, कल के सेशन में जॉन कीट्स के इम्पॉर्टेंट वर्क को देखेंगे और थर्ड सेशन में जॉन कीट्स के इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आपको 1 by 1 PGT के जितने भी राइटर हैं सारे राइटर मैं करवाऊंगा, इसलिए चैनल पे बने रहें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।